हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 24 अप्रैल की क्लास। टाइटल है नो स्मॉल चेंज। ये एडिटोरियल किस बारे में है? अभी कुछ चेंजेस किए हैं इंटरेस्ट रेट्स में सरकार ने, उसको लेकर एडिटोरियल है। जो भी सेविंग्स स्कीम्स होती हैं उन पर कुछ यहाँ पे बदलाव हुआ है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो यहाँ पे अच्छी वोकैब तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो आप पेन नोटबुक लेकर बैठिए, एंड तक सेशन को देखना है, हर एक छोटी छोटी बातों को नोट करना है। और इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं अलॉन्ग विद वोकैबुलरी, आप प्राप्त कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो नो स्मॉल चेंज का मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो नो जो है वो डिटर्मिनर है, स्मॉल है वो एडजेक्टिव है, चेंज है वो नाउन है। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो ये इसका मतलब हो गया कि कोई भी छोटा बदलाव नहीं है, इसका मतलब बड़ा बदलाव किया है इंटरेस्ट रेट्स में। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हो तो वहां पे सबसे पहली पोजीशन डिटर्मिनर की होती है, उसके बाद में एडवर्ब आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन। यहाँ एडवर्ब तो है नहीं तो इसलिए दूसरा नंबर एडजेक्टिव का आ गया, फिर नाउन है। इंडियन हाउस होल्ड्स फाइनेंशियल सरप्लसेज, भारतीय जो हाउस होल्ड्स का मतलब जो भी लोग घर बसा कर बैठे हैं उनकी बात ये कर रहा है। तो जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं, और हाउस होल्ड्स जो कि प्लूरल है तो अपोस्ट्रोफी की पोजीशन होगी एस के बाद में। तो भारतीय जो हाउस होल्ड्स हैं फाइनेंशियल सरप्लसेज, उनके जो वित्तीय सरप्लसेज हैं, सरप्लस का मतलब है कि भी मुझे महीने में 100 रुपए की आवश्यकता है, मेरे पास 105 रुपए हैं, तो जो 5 रुपीज हैं वो मेरा सरप्लस हो गया। ठीक है, तो इंडियन हाउस होल्ड्स के जो फाइनेंशियल सरप्लसेज हैं पार्कड इन स्मॉल सेविंग्स। अब उन 5 रुपए का करो क्या? उन 5 रुपए को आप पार्क कर दो। पार्क का मतलब केवल गाड़ी को एक जगह पे लगाना नहीं होता है। पार्क का मतलब फाइनेंशियल अगर टर्म की अगर बात करें तो पार्क का मतलब होता है कि आपने पैसा कुछ समय के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी व्यक्ति के पास रखा है, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्क करना। तो इसने जो 5 सरप्लसेज जो हैं, जो 5 रुपए हमने माना था सरप्लस है, उसको पार्क किया जाता है किसमें? स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में। और ये जो सेविंग्स स्कीम है, छोटी छोटी बचत योजनाएं हैं, ये किसके द्वारा ऑपरेट होती हैं? बैंक्स या पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अब इन सरप्लसेज ने क्या किया है? गॉट अ सिग्निफिकेंट फिलिप। फिलिप का मतलब नोट करिए, बूस्ट कह सकते हो, स्टिम्युलस कह सकते हो, प्रोत्साहन को कह सकते हो। दिस क्वार्टर मतलब इस तिमाही में। तो इस तिमाही में इन फाइनेंशियल सरप्लसेज में बहुत ज्यादा क्या हुआ है? एक प्रोत्साहन मिला है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कंसिडरेबल, यहां लिख देता हूं। सिग्निफिकेंट जो वर्ड है इसका मतलब है कंसीडरेबल। क्या मतलब है? कंसीडरेबल मतलब बहुत बड़ा। तो भारतीय हाउस होल्ड्स की जो फाइनेंशियल सरप्लसेज हैं, जो भी भारतीय घरेलू लोग जो घर बसा कर बैठे हैं, जो पैसों को जो आय उनकी होती है, उसके बाद जो पैसा उनके पास बच जाता है तो वो इकट्ठा करके पैसे को लगाते हैं कहाँ पर? स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में, छोटी बचत योजनाओं में। और ये योजनाएं कौन चलाता है? ये ऑपरेट की जाती हैं बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के द्वारा। इन फाइनेंशियल सरप्लसेज ने क्या किया है? प्राप्त किया है। ये इसकी वर्ब हो गई। अ सिग्निफिकेंट फिलिप में ए डिटर्मिनर हो गया, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। दिस क्वार्टर इस तिमाही में। विद द गवर्नमेंट रेजिंग, और कैसे हुआ है कि गवर्नमेंट ने यहां पे क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा दिया है? द रिटर्न्स मतलब मुनाफा ऑन मोस्ट सच स्कीम्स, इन अधिकांश स्कीम्स में। और मुनाफा कहां से कहां तक बढ़ा दिया? 0.1 से लेकर 0.7 परसेंटेज पॉइंट्स तक बढ़ा दिया है। ठीक है, काम की बातें। फाइनेंशियल सरप्लसेस की वर्ब है वो गॉट है। विद यहां दे रखा है तो विद के बाद में प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लगना था, इसलिए रेजिंग यहां पे आईएनजी लग रहा है। रेज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये आपको पता होना चाहिए। रेज कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसका ऑब्जेक्ट दे रखा रेज का रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब होता है मुनाफा। मोस्ट के पहले अगर कोई भी आर्टिकल नहीं है, ना ए है ना द है, तो इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट, अधिकांश। जब मोस्ट के पहले कोई आर्टिकल नहीं होता है तो मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश। सच के बाद में नाउन है, प्लूरल मिलेगी आपको, और अगर सिंगुलर मिलेगी तो सच के बाद में आपको ए या एन आर्टिकल मिलेगा, ये ध्यान रखना है। और यहां से यहां तक बढ़ा दिया है, बाई लगा रखा है, मतलब तक एक लिमिट तय कर दी है। ठीक है, 0.1% से 0.7% पॉइंट्स तक बढ़ा दिया है। आगे देखिए, दिस कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है फॉर्म या मेक, बनाना, निर्मित करना। कोई भी चीज जो बनी हुई है उसमें जो घटक होता है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूट बोलते हैं।
तो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं उसको, खैर घटक को, कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब बनाना है। तो दिस कॉन्स्टिट्यूटेड, इसने क्या किया, इसने ये तीसरी बढ़ोतरी बना दी है ना। ये जो बढ़ोतरी हुई है इससे पता लगा कि ये तीसरी लगातार बढ़ोतरी है। सक्सेसिव का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, सक्सेसिव का मतलब कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। हाइक का मतलब होता है इंक्रीज, वृद्धि, बढ़ोतरी। इन द रेट्स, दरों में, दैट आर रीसेट, दरें कौन सी, दैट आर रेट्स के लिए जो रीसेट की जाती हैं, ये पैसिव हो गया, ईच क्वार्टर, हर तिमाही में। तो ये जो चीज हुई है ना, इसने क्या किया है, ये तीसरी लगातार बढ़ोतरी निर्मित की है। इन द रेट्स, दरों में, कौन सी दरें जो रीसेट की जाती हैं हर तिमाही में। जिसकी वर्ब कॉन्स्टिट्यूटेड है, दैट आ रहा है वो रेट्स के लिए है, इसकी वर्ब आर रीसेट है। सेट के तीनों फॉर्म सेम होती हैं, सेट सेट सेट, री लगा हुआ है पहले। ईच क्वार्टर, हर तिमाही, ईच है वो यहाँ डिटर्मिनर की भूमिका में है क्योंकि इसके बाद में नाउन लगा हुआ है। However, the breadth of the schemes covered was wider than on the last two occasions. However, हालांकि the breadth का मतलब यहाँ पे विस्तार, स्कोप, ठीक है। तो हालांकि जो विस्तार है स्कीम्स का, कवर्ड, जो स्कीम्स कवर की गई है इस क्षेत्र में, ठीक है, जो मतलब जिसमें बढ़ोतरी हुई है उन स्कीम्स की बात है। ये कवर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। कई बार एडजेक्टिव नाउन के बाद में लगता है, जैसे कि यहाँ पे भी लगा हुआ था स्कीम्स ऑपरेटेड। स्कीम्स कौन सी जो ऑपरेट की जाती हैं, स्कीम्स कौन सी जो कवर की गई हैं। तो उनका जो विस्तार है वो वाइडर, वो ज़्यादा था। वाइडर डिग्री कंपैरेटिव और वाइड की, और डिग्री कंपैरेटिव के बाद देन लगता है। किससे ज़्यादा था, ऑन द लास्ट टू ओकेजन्स। तो वाइडर देन ऑन द लास्ट टू ओकेजन, जैसा कि पिछले दो अवसरों में रहा, उससे ज्यादा यहां पे विस्तार देखने को मिला। तीसरी बढ़ोतरी बताई ना, तो पिछली दो बार जो बढ़ोतरी हुई है उससे ज्यादा यहां पे बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, फॉर अक्टूबर 2022 टू दिसंबर 2022। तो कह रहा है कि अगर आप इस समय सीमा में देखें, अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 में, अब मियर का मतलब होता है ओनली, या फिर कहोगे जस्ट, केवल, ठीक है। तो केवल 0.1 से 0.3% की बढ़ोतरी वॉज अनाउंस्ड, उसकी घोषणा की गई ऑन जस्ट 5 ऑफ द डजन स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स। मतलब दर्जन स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स हैं, 12 में से 5 में, केवल 5 के लिए अनाउंस की गई। तो मियर केवल का अर्थ देगा, एडजेक्टिव है, यहां से यहां तक की रेंज बताई है, हाइक बढ़ोतरी होती है, और इसकी वर्ब है वो वॉज अनाउंस्ड है, और पैसिव का स्ट्रक्चर है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म है। तो कह रहा है कि केवल 0.1 से 0.3% पॉइंट की हाइक जो है वो अनाउंस की गई ऑन जस्ट 5 ऑफ द डजन स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स। जो डजन स्मॉल सेविंग्स स्कीम है, जो दर्जनों छोटी योजनाएं हैं, बचत योजनाएं हैं, उनमें से केवल 5 पर, राइट। द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 सो अनदर 0.2 to 1.1% पॉइंट हाइक्स ऑन 8 स्कीम्स। जो पहली तिमाही है 2023 की, उसने देखा, इस तिमाही ने यहां पे देखा, ये इसकी वर्ब है, अनदर एक और 0.2 से 1.1% पॉइंट की बढ़ोतरी ऑन 8 स्कीम्स, 8 योजनाओं पर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर की वर्ब क्या है, सो। अनदर जो है, अनदर के बाद में नाउन सिंगुलर आता है, तो यहां पे अनदर, ये एक और जो स्कीम है, मतलब एक और जो बढ़ोतरी है उसकी बात की है, इसलिए यहां पे अनदर आ रहा है। दीज इंक्रीजेज, ये जो बढ़ोतरियां हुई हैं, ये जो वृद्धियां हुई हैं, केम, ये इसकी वर्ब है, ये आई हैं, आफ्टर अ लॉन्ग पोज, बहुत लंबे अंतराल के बाद। पोज का मतलब यहां पे आप हीटस ले सकते हो या गैप ले सकते हो, हाइटस या गैप, अंतराल, एक लंबे अंतराल के बाद दरों में, सिंस अप्रैल 2020 के बाद से। दीज यहां पे है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, दिस दैट दीज दोज। अगर इनके बाद में नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, अगर इनके बाद में नाउन नहीं आता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो अब देखो इसके बाद में नाउन आ रहा है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये जो बढ़ोतरियां हैं वो आई आफ्टर ए लॉन्ग पोज, एक बहुत लंबे अंतराल के बाद दरों में, सिंस अप्रैल 2020 से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट कह रहा है एज द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का मतलब आरबीआई है, केंद्रीय बैंक। तो जो केंद्रीय बैंक है, एज द सेंट्रल बैंक स्टार्टेड, इस सेंट्रल बैंक ने स्टार्ट किया रेट हाइक्स, दरों में बढ़ोतरी, लास्ट ईयर, पिछले साल, एंड गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, और जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, उसमें जो रिटर्न्स आता है उसको यील्ड्स बोलते हैं। ब्रैकेट में दे रखा है टू विच स्मॉल सेविंग्स रेट्स आर लिंक्ड, जिनसे इन बॉन्ड से क्या होता है,
छोटी जो बचत योजनाएं हैं उनकी दरें हैं वो जुड़ी होती हैं। हार्डेंड वो यहाँ थोड़ी सी और हार्ड हो गई मतलब कहें कि उसमें एकदम फिक्स सा कर दिया काम, ज़्यादा तरलता बची नहीं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी। देयर वॉज अ वाइडनिंग गैप, काफ़ी बड़ा अंतराल था किस किस में, बिटवीन द एक्सटेंट रेट्स, वो दरें जो फिलहाल हैं। एक्सटेंट का मतलब है एग्जिस्टिंग, एग्जेक्टिव है, इसका मतलब है एग्जिस्टिंग। एंड द रेट्स, और वो दरें जो प्रेस्क्राइब की गई है। प्रेस्क्राइब का मतलब है स्टिपुलेट, निर्धारित करना, स्पेसिफाई करना, जो निर्धारित की गई है किसके द्वारा, फॉर्मूला, उस सूत्र के द्वारा, जो सूत्र रेकमेंड किया गया था, सिफारिश जिसकी की गई थी श्यामला गोपीनाथ पैनल के द्वारा, दैट वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड, जिसको कि ऑफिशियल रूप से अडॉप्ट किया गया 2016 में। ठीक है, फिर समझना। अब यहां पे एज जो है, एज के 3 फंक्शन होते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही समझें। एज 3 तरीके से काम करता है। एज एक एडवर्ब हो सकता है, एज एक कंजंक्शन हो सकता है, एज एक प्रेपोजिशन हो सकता है। ये 3 काम करता है एज। ठीक है, ये कंजंक्शन भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। कई बार आप देखते हैं एज से कंपैरिजन किया जाता है, ही इज एज टॉल एज जिराफ, ऐसे करके, तो उसमें एडवर्ब का काम ये करता है। जब इसके बाद में कोई सीधा नाउन दे रखी होती है, ठीक है, जब सिमिलैरिटी व्यक्त करनी हो उसकी, जैसे तो ही बिहेव्स एज, ऐसा करके कुछ देते हो, आप सीधा नाम जोड़ते हो, आगे ऑब्जेक्ट जोड़ते हो, नाउन या प्रोनाउन जोड़ते हो, तब प्रेपोजिशन बन जाता है। और कंजंक्शन बनता है तो चूंकि या क्योंकि का मीनिंग दे सकता है, ये है ना। तो यहां पे कंजंक्शन है, या फिर इस तरीके से, है ना, ऐसा भी कह सकते हो। तो यहां पे जैसे कि सेंट्रल बैंक ने यहां पे स्टार्ट किया था, सेंट्रल बैंक की वर्ब है वो स्टार्टेड है। रेट हाइक्स मतलब दरों में बढ़ोतरी, लास्ट ईयर, पिछले साल, लास्ट के साथ में जब टाइम लगाते हो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ऐसे कुछ भी, तो सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो यहां पे सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड का प्रयोग है। ठीक है, तो लास्ट के साथ में टाइम अगर होगा तो सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो यहां चूंकि सेंट्रल बैंक ने रेट में बढ़ोतरी जो है वो शुरू कर दी थी पिछले साल, और गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो हार्डन हो गए थे। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स हैं, उनमें जो यील्ड्स हैं, उनका जो कह सकते हो, यील्ड का मतलब मुनाफा है, जो उससे प्रोड्यूस हो सकता था ब्याज, वो थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया था। यहां गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स के अंदर थोड़ी जानकारी है कि वो यील्ड्स या बॉन्ड जिनसे स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स लिंक्ड होती हैं। ठीक है, तो चूंकि ऐसा था इसलिए वहां पे बहुत बड़ा गैप आ गया, इन दोनों चीजों के चलते यहां बहुत बड़ा गैप आ गया। देयर से जब स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है, तो गैप की वर्ब है वॉज है, ए डिटर्मिनर है, वाइडनिंग एडजेक्टिव है। बहुत बड़ा गैप आ गया, किस किस के बीच में, 2 चीजें बताई हैं, तो 2 हैं, तो बिटवीन का प्रयोग है, बिटवीन के साथ में एंड है। एक तरफ तो है जो वर्तमान की ब्याज दर है वो, दूसरा है वो दरें जो कि एक फॉर्मूला दिया गया था उसके द्वारा निर्धारित की गई। फॉर्मूला किसने रेकमेंड किया था, इस पैनल ने। इस पैनल को कब अपनाया गया था, 2016 में। ये दैट है वो इस पैनल के लिए है, इस पैनल की वर्ब वॉज है, ऑफिशियली एडवर्ब है, अडॉप्टेड यहां पे वर्ब है। इन 2016 तो कभी पर्टिकुलर ईयर की बात आप करते हो या पर्टिकुलर मंथ की बात करते हो तो इन लगता है। दिस गैप स्टूड एट 44 to 77 बेसिस पॉइंट्स। ये जो गैप है, कौन सा गैप, ये गैप की बात की है, ये गैप रहा। स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड है, खड़ा होने को बोलते हैं वैसे, लेकिन ये गैप रहा, ऐसा पढ़ोगे इसको, कहां पे, 44 से 77 बेसिस पॉइंट्स रहा। आफ्टर द मीगर हाइक्स, मीगर का मतलब होता है स्कैंट, अल्प मात्रा में, स्कैंटी। ठीक है, कम रहा मतलब। आफ्टर द मीगर हाइक्स ऑफ अक्टूबर में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की गई थी, और ब्रैकेट में समझाया है कि 1 बेसिस पॉइंट बराबर होता है किसके, 0.01% के। ठीक है, फिर समझिए ये गैप जो है वो कितना रहा, वो रहा 44 से 77 बेसिस पॉइंट्स का। किसके बाद, अल्प बढ़ोतरी के बाद, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी के बाद जो अक्टूबर में की गई थी। ठीक है, ये हो गया, इस स्लाइड में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर क्या कहना चाहता है, फिर कह रहा है कि नाउ दैट गैप इज 0 और मार्जिनल ऑन 6 स्कीम्स। अब ये जो गैप है वो या तो 0 है, मतलब गैप रहा ही नहीं, या फिर आंशिक है, मार्जिनल थोड़ा बहुत है, 6 स्कीम्स पर, बट फॉर 5 स्कीम्स, लेकिन जो 5 स्कीम्स हैं उनके लिए ये अभी भी, ये गैप के लिए इट आ रहा है, ये अभी भी है 5 बेसिस पॉइंट से 82 बेसिस पॉइंट्स। गैप की वर्ब है इज, वो जो गैप है वो 0 है या मार्जिनल है 6 स्कीम्स पर, लेकिन 5 स्कीम्स पर इट आ रहा है इस गैप के लिए प्रोनाउन, इसकी वर्ब इज है, स्टिल है वो एडवर्ब है, इसका मतलब है इवन नाउ। अभी भी ये क्या है, 5 बेसिस पॉइंट से 82 बेसिस पॉइंट्स पर है। दीज इंक्लूड, इनमें इंक्लूड है, इसमें शामिल है, दीज की वर्ब है वो इंक्लूड है, द पब्लिक प्रोविडेंट फंड,
मतलब ये कौन सा, जिसके अंदर ये जो अभी भी 5 से 82 बेसिस पॉइंट का अंतर है उसकी बात कर रहा है। इसमें एक पीपीएफ शामिल है, पीपीएफ की फुल फॉर्म दे रखी है हुज रेट्स, जिसकी दरें। वैसे जनरली एंशियंट इंग्लिश के अंदर हुज का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए ही करते थे, लेकिन आज की मॉडर्न इंग्लिश में हुज का प्रयोग वस्तु के लिए भी कर सकते हैं। ये पजेसिव एक एडजेक्टिव के रूप में काम ले सकते हो, है ना। और हुज के बराबर आप लिख सकते हो ऑफ विच। हुज बराबर क्या लिखा जा सकता है, ऑफ विच। वस्तुओं के लिए ऐसे कहा जाता था पहले कि वस्तुओं के लिए ऑफ विच लगाओ और व्यक्ति के लिए हुज लगाओ, लेकिन आजकल वो अंतर हट गया है। हुज है वो दोनों के लिए काम आ सकता है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। हालांकि एसएससी जैसे परीक्षाओं में आज भी हुज जो है वस्तुओं के लिए यूज नहीं किया जाता है, वहां पे ऑफ विच यूज करना चाहिए। लेकिन बैंक जैसा एग्जाम है वहां पे हुज दोनों जगह पे काम आ सकता है, वहां पे एरर नहीं माननी है आपको। तो इनमें शामिल है। अब देखो दीज के बाद में कुछ भी नहीं है ना, कोई नाउन तो है नहीं, इसलिए दीज यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। नाउन होता तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता। तो इसमें शामिल है पीपीएफ जैसी स्कीम जिसकी दरें जो है वो फ्रीज कर दी गई हैं। अब ये फ्रोजन जो है वो फ्रिज की थर्ड फॉर्म है, फ्रिज सेकेंड फॉर्म है फ्रोज, थर्ड फॉर्म है फ्रोजन। ठीक है। अब इसका मतलब होता है स्थिर कर देना, है ना, मतलब एकदम से फिक्स कर देना। वैसे जम जाना होता है, तो जमने के अंदर क्या है कि वो लिक्विड है एकदम स्थिर हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे फिक्स कर देना। तो जिनकी दरें जो है वो फिक्स कर दी गई हैं, कितनी, 7.1%, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। एंड शुड हैव फेज्ड, और इसको चाहिए था। फेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो फाइनेंशियल रूप में अगर लोगे तो यील्ड इसका मतलब होगा, और या फिर इसका मतलब ब्रिंग इन होगा। मतलब इसको लाना चाहिए था कितना, 7.72% पिछले अक्टूबर में और 7.76% इस क्वार्टर में, एज पर द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का जो शामिल, जो एक बताया था एक पैनल था, ये जो श्यामला गोपीनाथ पैनल है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो है इसमें इंक्लूड हैं, शामिल हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसकी दरों को फिक्स कर दिया गया 7.1% के लिए तक 3 सालों के लिए। और इसको ऐसा करना चाहिए, देखिए शुड है वो चाहिए, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए था। और इसको अगर फॉर्मूला के अनुसार देखें तो 7.72% मतलब यील्ड करना चाहिए था, प्रोड्यूस करना चाहिए था। और 7.76% इस क्वार्टर के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए था। वो तो हो गया लास्ट अक्टूबर, ये इस तिमाही के लिए किसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अनुसार। गवर्नमेंट मैंडरिन्स, मैंडरिन्स का मतलब होता है ऑफिशियल्स, अधिकारी। तो गवर्नमेंट जो अधिकारी हैं, इंडिकेट वो संकेत करते हैं, ये इसकी वर्ब है। दे आर नॉट, दे की वर्ब आर है, कि वो इंक्लाइंड नहीं है। इंक्लाइंड का मतलब लाइकली नहीं है, उनकी संभावना नहीं है, वो प्रोन नहीं है, कि उनकी संभावना नहीं है कि वो पीपीएफ रेट को बढ़ाएंगे। कारण क्या है, एज यहाँ कंजंक्शन है, क्योंकि, बिकॉज का मीनिंग दे रहा है, क्योंकि इट्स रिटर्न्स आर टैक्स फ्री, क्योंकि इसके जो रिटर्न्स है, इसका मुनाफा जो है वो टैक्स फ्री है। अनलाइक इन द केस ऑफ अदर स्कीम्स, किसके विपरीत, जैसे कि और स्कीम्स हैं उसमें टैक्स लगेगा, लेकिन इसमें यहाँ पे टैक्स फ्री है, ये इसके मुनाफे पर टैक्स नहीं लगता है। अनलाइक है वो प्रेपोजिशन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। यहाँ एडजेक्टिव मानिए, क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले प्रेपोजिशन तो आएगा नहीं, प्रेपोजिशन है ना, ये दे रखा है आपको आगे। अगर ये प्रेपोजिशन होता तो आगे नाउन मिल जाता आपको, राइट। फिर समझिए, गवर्नमेंट मैंडरिन्स का इंडिकेशन ये है कि वो लोग, उनकी संभावना नहीं है, कि वो सोच नहीं रहे हैं पीपीएफ रेट को बढ़ाने की। कारण ये है क्योंकि इसका मुनाफा जो है टैक्स फ्री है, जबकि और स्कीम्स का मुनाफा टैक्स फ्री नहीं है। अदर के साथ में नाउन है, प्लूरल आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इफ दैट इज सो, यदि ऐसा है, दैट की वर्ब इज है। इट मस्ट पब्लिकली रीस्टेट इट्स पॉलिसी पोजीशन, इट आ रहा है ये गवर्नमेंट के लिए। यदि ऐसा है तो गवर्नमेंट को जरूर से जरूर, मस्ट है वो ऑब्लिगेशन के लिए आ रहा है, बाध्यता के लिए आ रहा है, पब्लिकली सार्वजनिक रूप से, रीस्टेट का मतलब फिर से बताना चाहिए, इट्स मतलब अपनी, पॉलिसी मतलब नीति, पोजीशन मतलब स्थिति। तो इस पॉलिसी की जो स्थिति है उसको लेकर पब्लिकली इसको रीस्टेट करना चाहिए, फिर से सब कुछ बातें एक्सप्रेस करनी चाहिए, बतानी चाहिए। स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है इसका। नेक्स्ट पे आइए, आगे कह रहा है यट द रिटर्न्स ऑन द सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। यट का मतलब फिर भी होता है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विपरीत बातों के लिए आता है। फिर भी जो मुनाफा है सुकन्या समृद्धि स्कीम पर, विच आर ऑल्सो टैक्स फ्री। अब ये कह रहा है कि ये मुनाफा विच के रिटर्न्स के लिए आ रहा है, ये भी क्या है, टैक्स फ्री है। वर हाइक्ड, इनको हाइक किया गया 8% तक इस क्वार्टर में, इस तिमाही में, ठीक है। अब ये जो कह रहा था ना कि भाई इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम नहीं बढ़ाएंगे इसके अंदर मुनाफा, कारण कि ये टैक्स फ्री है और स्कीम्स टैक्स फ्री नहीं है। तो अब लेखक कह रहा है कि भाई सुकन्या समृद्धि योजना पे तुमने बढ़ाया है ब्याज, 8% तक ले गए हो आप इसको इस तिमाही में, जबकि ये भी तो टैक्स फ्री है। अब ये जो रिटर्न्स है, इसकी वर्ब जो है वो तो आ जाएगी वर हाइक्ड,
और ये पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, और विच है वो रिटर्न्स के लिए है, इसकी वर्ब है आर। ऑल्सो जो है वो लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है, इज एम आर वॉज वर अगर है तो उसके बाद में आता है। इट्स ओनली ऑस्टेंसिबल डिफरेंस, ऑस्टेंसिबल का मतलब है अपेरेंट, जो दिख रहा है, क्लियर है एकदम। इसका जो एक स्पष्ट सा अंतर है विद द 1960s ओरिजिन पीपीएफ, पीपीएफ से मतलब सुकन्या समृद्धि योजना, और ये पीपीएफ को अगर आप कंपेयर करें तो पीपीएफ का ओरिजिन कब हुआ था, 1960s में, 1960 के दशक में, ठीक है। इज वो ये है, इज आ रहा है इस डिफरेंस के लिए, इज इट वॉज लॉन्च्ड बाय द करंट गवर्नमेंट, कि ये है कि इसको किसको, सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा। टू एनकरेज, किसके लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, सेविंग्स बचत को, किसके लिए, एक बालिका अगर के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए। फिर समझिए, तो एकमात्र जो डिफरेंस स्पष्ट सा है पीपीएफ जो 1960 में ओरिजिनेट हुआ था और इस जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें यह है कि इसको वर्तमान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था गर्ल चाइल्ड के लिए बचत योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। द जनरल प्रोविडेंट फंड, ये जो एक स्कीम रेट जो है, ये रेट को भी शामिल कर लेते हैं इसमें। ये जनरल प्रोविडेंट फंड रेट जो है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सरकारी कर्मचारियों के लिए, अब इसकी दर के लिए, रेट के लिए वर्ब है हैज, इसको भी क्या कर दिया गया, रिटेन किया गया। रिटेन का मतलब मेंटेन किया गया है, बना के रखा गया है, कोई चेंज नहीं किया गया है। कितना रखा गया, 7.1%। लेकिन उनका जो महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस का मतलब डीए बोलते हैं इसको, शॉर्ट में सुना होगा आपने, डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता, हैज बीन हाइक्ड, उसको बढ़ा दिया गया है। एंड रिव्यू, और जो पुनर्वलोकन है उनके बेनिफिट्स का, किसके तहत, नई पेंशन स्कीम के तहत, वो रिव्यू जो है वो अंडरवे है। अंडरवे का मतलब है कि वो ऑनगोइंग है, चल रहा है, वो प्रोग्रेस में है, ठीक है। फिर समझिए, जनरल प्रोविडेंट फंड रेट, रेट की वर्ब है हैज बीन रिटेन्ड, पैसिव वॉइस है। ऑल्सो का प्रयोग है वो हैज और बीन, मतलब हेल्पिंग वर्ब और बी, बीन, बीइंग के बीच में होता है इस स्ट्रक्चर के होने पर। रिटेन का मतलब मेंटेन करना है। तो ये जो दर है सरकारी कर्मचारियों के लिए उसको 7.1% पर मेंटेन किया गया है, कोई चेंजेस नहीं किए गए। लेकिन उनका डियरनेस अलाउंस, ये देयर आ रहा है एम्प्लॉइज के लिए, डियरनेस अलाउंस है वो नाम है, कंपाउंड नाउन है, इसकी वर्ब है हैज बीन हाइक्ड, उसको बढ़ा दिया गया है, पैसिव है। और एक रिव्यू जो है उनके बेनिफिट्स का, किसके तहत, नई पेंशन स्कीम के तहत, वो रिव्यू अभी अंडरवे है, वो चल रहा है, पुनरावलोकन की क्रिया चल रही है। नेक्स्ट देखिए, वाइल पीपीएफ सेविंग्स आर कैप्ड, कैप का मतलब है लिमिटेड, लिमिट करना, रेस्ट्रिक्ट करना, सीमित कर देना, लिमिट, रेस्ट्रिक्ट। तो क्या कह रहा है कि वाइल पीपीएफ सेविंग्स आर कैप्ड एट 1.5 लाख रुपीज अ ईयर। तो वाइल एक कंजंक्शन है, यद्यपि का मीनिंग देता है, दो विरोधाभास सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो यद्यपि पीपीएफ सेविंग्स जो हैं वो कितनी हो सकती हैं, एक साल में केवल 1.5 लाख तक ही सीमा तय है कि आप इतना ही बचत खाते में डाल सकते हो। ये जो बजट है, इस बजट ने क्या किया है, बढ़ा दिया है, किसको, लिमिट्स को, ऑन ए कपल ऑफ स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स, किस पर, जो कपल ऑफ मतलब इक्का दुक्का, स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स का, छोटी बचत योजनाओं पर। और कितना बढ़ा दिया है, मल्टीपल टाइम्स ऑफ दैट, उससे कई गुना, मल्टीपल टाइम्स का मतलब कई गुना बढ़ा दिया है। तो पीपीएफ सेविंग्स जो हैं वो कैप्ड हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड हैं, इसमें केवल 1.5 लाख रुपए प्रति साल ही जमा करा सकते हो। देखिए ईयर से पहले ए लगता है, याद रखिए, इसको ईयर नहीं पढ़ते, ईयर पढ़ते हैं, ये का साउंड आता है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो बजट है इसने रेज किया है, बढ़ा दिया है लिमिट्स को कपल ऑफ स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर, मल्टीपल टाइम्स ऑफ दैट का मतलब है 1.5 लाख से कई गुना कर दिया है। इट इज परहैप्स नो कोइंसिडेंस, सब लेखक कह रहा है कि शायद ये कोई संयोग नहीं है, इट की वर्ब इज है। परहैप्स नो कोइंसिडेंस, नो डिटर्मिनर है, कोइंसिडेंस नाउन है, परहैप्स यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। तो शायद ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है, दैट कंजंक्शन है की। द लास्ट टाइम स्मॉल सेविंग्स रेट्स वर हाइक्ड, कि पिछली बार जो छोटी बचत योजनाओं की दरें हैं उनको बढ़ाया गया था। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब इंक्लूसिव एवरीथिंग, जिसमें सब कोई शामिल हो, सारी स्कीम शामिल हो। वॉज इन जनवरी 2019, कब किया गया था, 2019 में, जो कि लोकसभा जो बैटल था, लोकसभा की लड़ाई थी उससे पहले। अहेड जो है वो एडवर्ब होता है, अहेड के साथ में ऑफ लगाते हैं। अहेड ऑफ का मतलब यहाँ पे बिफोर है, लोकसभा से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक है। तो ये कोई संयोग नहीं है कि पिछली बार छोटी बचत योजनाओं की दरों को बढ़ाया गया था, अक्रॉस द बोर्ड मतलब सभी योजनाओं को शामिल करके, वो था 2019 में। अब यहाँ पे रेट्स वर हाइक्ड, और ये जो दे रखा है आपको लास्ट टाइम, लास्ट टाइम की वर्ब जो है
ये तो है वॉज, और स्मॉल सेविंग्स रेट से इसकी वर्ब वर हाइक्ड, ठीक है। ये जो टाइम था वो लोकसभा बैटल से पहले का था। दैट सेवरल स्टेट्स वोट दिस ईयर, अब इस बार अनेकों स्टेट्स जो हैं उनको वोट देना है इस साल। एंड द जनरल इलेक्शन लूम्स, लूम्स का मतलब यहाँ पे क्या है, इमिनेंट है, नजदीक है, ठीक है, इसको लिख लो इमिनेंट, नजदीक होना। वैसे इमर्ज, अपीयर, होवर ये सब भी मतलब होते हैं, मंडराना, अपीयर होना। तो अनेकों राज्य जो हैं वो इस साल वोट देंगे और जनरल इलेक्शन, आम चुनाव जो है 2024 में नजदीक हैं। मे हैव इन्फ्लुएंस, तो शायद हो सकता है कि इसने प्रभावित किया हो। मे है वो संभावना बताता है। किसी भी मॉडल के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हो तो आप उसका पास्ट बनाते हो, तो शायद हो सकता है कि इसने ऐसा किया होगा, शायद इसने प्रभावित किया होगा इस चीज ने। द लेटेस्ट हाइक, जो नवीनतम ये बढ़ोतरियां हुई हैं उनको एज ए फील गुड डिवाइस, किस रूप में, कि आपको एक अच्छा फील हो, एक ऐसे यंत्र के रूप में, एक ऐसे डिवाइस के रूप में जो आपको फील गुड करवाए, अच्छा फील करवाए। एंड इवन हैंडेड, इवन हैंडेड का मतलब होता है जस्ट, फेयर या इम्पार्शियल। जस्ट कह सकते हो, फेयर कह सकते हो, इम्पार्शियल कह सकते हो, मतलब इसको कह सकते हो निष्पक्ष। एक निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी अप्रोच, एक निष्पक्ष और एक पारदर्शी पॉलिसी की जो अप्रोच है, किसकी बजाय क्विनक्वेनियल बाउट्स, बाउट्स का मतलब तो होता है स्पेल या पीरियड, दौर को बोलते हैं। क्विनक्वेनियल का मतलब है हर 5 साल से रिकर होने वाला, जो हर 5 साल में घटित होता है। तो भैया अब हर 5 साल में जब चुनाव आते हैं तभी आपको ऐसा याद आता है, इसकी बजाय आप निष्पक्ष ढंग से और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी को अप्रोच करेंगे। किस लिए, स्मॉल जो सेवर्स हैं, छोटे छोटे बचत करने वाले लोग हैं, उनके रिलीफ के लिए। तो वो क्या होगा, वो ज्यादा कॉन्फिडेंस यहां पे पैदा करेगा, वो ज्यादा उनमें विश्वास जगाएगा। ये वुड आ रहा है इसलिए क्योंकि ये कल्पना कर रहा है लेखक कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, काल्पनिक वाक्य हैं इसलिए वुड का प्रयोग है। तो ये अप्रोच की वर्ब है वुड इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब प्रेरित करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।